जैसा कि बच्चों आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि ये पेपर वाले क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल ये पेपर वाले क्वेश्चन ही है। अभी जस्ट जो एग्ज़ाम हुई है ना हमारी फॉरेस्ट एग्ज़ाम, उसी के क्वेश्चन है और यही पैटर्न होने वाला है आगामी एग्ज़ाम कांस्टेबल का। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और जो क्वेश्चन फॉरेस्ट के आए हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। हमें ये इक्वेशन देखे रखी है और इक्वेशन में रिजल्ट का पूछा, किसका रिजल्ट पूछा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन क्या है, यहाँ पे 8√9 है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो 8 लिखा है इसको तो 8 ही लिख दो, √9 है। तो जब √9 को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा बेटा 3 मिलेगा। प्लस है, प्लस लगा लीजिए, यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दीजिए यहाँ पे। फिर से √9 है, इसको बाहर निकालेंगे तो रिजल्ट 3 आएगा। ब्रैकेट क्लोज, बाहर मल्टीप्लाई साइन है, फिर से ब्रैकेट चालू हो गया। 7 को 7 लिखिए, √9 को 3 लिखिए, प्लस लगाइए, 6 है, √9 को 3 लिखिए, माइनस 32 का स्क्वायर पूछा यहाँ पे कितना होगा, 1024 होगा। यदि याद नहीं है तो आप 32 का मल्टीप्लाई 32 में करके भी निकाल सकते हैं। जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे लिख दीजिए। इक्वल में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब हम बात करते हैं, 8 का 3 में गुणा करें कितना आएगा, आप कहोगे सर 24 आएगा। फिर प्लस का साइन है, प्लस लगा दो। 5 का 3 में गुणा करो कितना आएगा, 15 आएगा। इंटू का साइन लगाए बाहर, 7 का 3 में गुणा करो 21। फिर 6 का 3 में गुणा करो 18, ब्रैकेट क्लोज। 1024 बाहर है, इसको बाहर ही रहने दो, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों 24 और 15 को जोड़िए कितना आएगा, 24 और 15 को जोड़ेंगे तो 39 आएगा। इंटू का साइन लगाए, 18 और 21 को जोड़िए, यहाँ से भी कितना आएगा, 39 आएगा। और बाहर कितना है, माइनस के 1024। अब बच्चों 39 का 39 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1521 और उसमें से हमें माइनस कितना करना है, 1024। तो इसके नीचे लिख दीजिए और माइनस कर लीजिए। देखिए 11 में से 4 गए तो 7 बचेंगे, 11 में से 2 गए तो 9 बचेंगे और 14 में से 0 गए तो 4 बचेंगे। यानी हमारा जो रिजल्ट आया है वो घटाने पे 497 आ रहा है और यही हमारा आंसर होगा। तो ये पहले ही ऑप्शन में हमें आंसर मिल गया। और ये जो क्वेश्चन था बच्चों MP फॉरेस्ट 2023 में क्वेश्चन आया था, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो अगला क्वेश्चन भी दिखा है, A बराबर 89, B बराबर -69, C बराबर 8 हो। तो यानी हमें यहाँ पे A का वैल्यू, B का वैल्यू और C का वैल्यू दिया है और यहाँ पूछा है 9 × A + B का होल स्क्वायर प्लस 49 × C स्क्वायर माइनस 42 ब्रैकेट A + B × C का मान क्या है। यानी हमें पहले जो 3 वेरिएबल दिए हैं A, B और C, इनकी वैल्यूज गिवन है और इस इक्वेशन में पूछा है कि इस इक्वेशन का रिजल्ट क्या होगा। तो जो भी वैल्यूज गिवन है बेटा इस इक्वेशन में रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 9 है तो मैं यहाँ पे 9 ही रख रहा हूँ। A का वैल्यू कितना दिया है, 89 दिया है, रख दीजिए। B का वैल्यू कितना दिया है, -69 दिया है, वो रख दीजिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस का साइन है प्लस लगा लीजिए। 49 को 49 रहने दीजिए, इंटू C स्क्वायर है। अब C का वैल्यू कितना दिया है, 8 का स्क्वायर माइनस 42 और ब्रैकेट में लिया है A + B। तो A का वैल्यू 89 है और B का वैल्यू -69 है, रख दीजिए और C का वैल्यू इंटू में आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में मैंने वैल्यू तो रख दी है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बेटा। 9 इंटू, अब 89 - 69, तो 89 - 69 कितना होगा, 20 और यहाँ पे स्क्वायर लगाए। अब यहाँ से 49 × 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, माइनस 42 इंटू 89 × 69, यहाँ से कितना होगा, यहाँ से भी कितना होगा, 0 2 × 8, यहाँ से इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ से 9 × 20 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 400 होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। 49 × 69 कितना होगा, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 49 × 64, 4 से 9 बार 36, कैरी आया 3, 4 चौक 16, 16 और 54 कितना हो गया, 16 और 54 हो गया बेटा 70, 70 और 3 73, हासिल आया 7, 8 4 × 6 कितना होगा, 24, 24 और 7 कितना हो गया, 24 और 7 31 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, 31 36। और अब इनका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। देखो 8 2 16, पहले 0 लगा लो, 8 2 16, 16 2 32 और कैरी आया 3, 16 चौक 64 और 3 कितना होगा, 67 होगा, 6720। अब इनका मल्टीप्लाई करो 9 का 400 से कितना आएगा, 3600। 31 36 को प्लस कर लो बेटा, कितना आएगा, 6 3
6 अब इसमें से कितना माइनस करना है 6720 कर लो माइनस 6 3 - 2 1 तो यहाँ से 0 0 तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा 16। तो बस ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। ये क्वेश्चन भी हमने कहाँ से लिया है MP 2023 का ही क्वेश्चन है, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, एक 10.5 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के दो वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करो। देखो उसने पूछा है शंकु के छिन्नक का आयतन। अब शंकु का छिन्नक क्या होता है, देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस तरीके से शंकु का छिन्नक होता है, इसका आयतन पूछा है। तो यहाँ पे दो त्रिज्याएं होती है, एक तो नीचे वाली त्रिज्या, एक होती है ऊपर उसके ऊपर वाली त्रिज्या, और ये होती है इसकी स्लेंट हाइट, और ये होती है उसकी हाइट। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अब उसने पूछा है कि इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो अब शंकु के छिन्नक का आपको आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है आयतन का 1/3 पाई इंटू एच, ब्रैकेट के अंदर R1 का स्क्वायर प्लस बच्चों R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। दो त्रिज्याएं होती है, एक नीचे वाली त्रिज्या एक ऊपर वाली त्रिज्या। अब यहाँ पे R1 R2 और H का वैल्यू देखे रखा। देखो तो क्वेश्चन में H का वैल्यू कितना देखे रखा बेटा 10.5 सेंटीमीटर। R1 कितना देखे रखा है, R1 जो होगी वो बेस वाली हाइट होगी यानी बड़ी वाली 5 सेंटीमीटर। R2 कितना देखे रखा है बच्चों 3 सेंटीमीटर देखे रखा है। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 होता है। H का वैल्यू दिया है 10.5, हटा देंगे पॉइंट, अपॉन में 10 कर लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। R1 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा 25। R2 कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस R1 इंटू R2, तो R1 5 है और R2 कितना है 3 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा 15 होगा। ठीक है, पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे 10 आ गया है। अब 5 की टेबल से 21 बार कटेगा, 5 की टेबल से 2 बार कटेगा, 2 की टेबल से 11 बार कट जाएगा बच्चों, 7 की टेबल से कितनी बार 3 बार कट जाएगा, और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा। तो ब्रैकेट के बाहर वाली कैलकुलेशन का वैल्यू कितना आया है 11 आया है। इन सब नंबर को प्लस कर देंगे तो 25 और 9 जोड़ेंगे बेटा 34 आएगा, और 34 में हम कितना जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे, तो 34 में हम 15 जोड़ेंगे तो आएगा 49, और 49 गुणा 11 हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो 11 में कितना हो गया 99, कैरी आया 9, 11 चौक 44, 44 और 9 जोड़ेंगे तो 53 आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। यानी जो उसने पूछा था जो छिन्नक है शंकु का उसका आयतन कितना होगा, तो उसका आयतन कितना आया 539। अब ये ऑप्शन नंबर हमें 4th में दिख रहा है। ये क्वेश्चन भी 4S में आ चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि ट्रेन की गति को हम चाल बोल सकते हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 मिनट, याद रखिए यहाँ पे टाइम किस में दिया मिनट, 35 सेकेंड में ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय करेगी। हमसे पूछा गया दूरी, और बेटा देखो सारे ऑप्शन किस में दिए मीटर में दिए, तो हमें बेसिक एक फॉर्मूला होता है दूरी का, वो याद होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है। तो दूरी बराबर होता है बच्चों चाल गुणा समय। क्या होता है चाल गुणा समय, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। अब इस सवाल में ट्रेन की चाल देखे रखी है, कितनी देखे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन सारे ऑप्शन जो दूरी के वो किस में मीटर में, तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटे वाली चाल है इसको चेंज करेंगे किस में मीटर पर सेकंड में। जब भी kmph को चेंज करना है एमपीएस में, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा बेटा 5/18 से। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आपने स्पीड को चेंज कर लिया तो टाइम को भी यहाँ पे सेकंड में लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो समय दिया हमें, वो समय दिया है बच्चों 10 मिनट और 35 सेकेंड। कितना 10 मिनट और 35 सेकेंड। अब इस पूरे को चेंज करना पड़ेगा। 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो आप कहोगे 1 मिनट में 60 सेकंड, और 10 मिनट में कितने सेकंड 600 सेकंड, और 35 सेकंड अलग से दिए हमें, तो इनको प्लस कर लेंगे। कितना आ जाएगा बच्चों, इन दोनों को प्लस करेंगे 635 सेकंड आ जाएगा। इंटू में कितना रख देंगे 635 सेकंड। अब कैलकुलेशन करना है बस, 18 की टेबल से 72 कट जाएगा बेटा 4 बार में, 5 से गुणा हो जाएगा 4 का 20 हो जाएगा, और 20 का इंटू किससे हो जाएगा 635 से हो जाएगा। इनका इंटू करके आंसर आ जाएगा। 0 का 0 ले लिया मैंने, 2 का मल्टीप्लाई 5 से 10 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6, कैरी 1 7, और 2 का मल्टीप्लाई 6 से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12,700 मीटर दूरी चलेगी वो ट्रेन।
तो आंसर दिख ही रहा होगा हमें, ये ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ये भी फॉरेस्ट के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम के क्वेश्चन है, और यही पैटर्न बच्चों आगे जो एग्जाम होने वाली है पुलिस की उसमें भी रहने वाला है। तो बड़ी सावधानी से इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी फॉरेस्ट 2023 में पूछा गया है और ऐसा का ऐसा पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिया है यदि x की घात 4 माइनस 2x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2 को x माइनस 3 से भाग किया जाए या विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। यानी ये पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करें, x माइनस 3 से डिवाइड करें, तो जो शेष आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो बेटा जब भी आपके पास सवाल आए ना कि कोई इक्वेशन दी हो आपको और बोले इससे डिवाइड करना है तो शेषफल क्या आएगा, तो जिससे डिवाइड करना है ना उसके इक्वल में आप लोग 0 ले लो। क्या ले लीजिए आप लोग, जो इक्वेशन दी है उससे क्या, उसके इक्वल में क्या ले लो, 0। तो यहाँ पे किससे डिवाइड करने का बोला, x माइनस 3 से। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने दिखे उसमें जो जिससे डिवाइड करने का बोले उसके बराबर आप 0 रख दो, जैसा कि यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब इस x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये 3 इधर जाएगा तो ये नेगेटिव है तो कैसा हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई हमें, x की वैल्यू मिल गई। अब ये जो इक्वेशन दी है ना x की घात 4 2x की घात 3, इसमें जो x है इसका मान आ चुका है 3। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पे इसका मान रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो मैं रखता हूँ यहाँ पे x की घात 4 है तो x का मान कितना आया 3, तो यहाँ से हम रखेंगे 3 की घात कितनी 4, माइनस है तो माइनस लगा लो, यहाँ पे क्या है 2 इंटू एक्स की घात कितनी है 3, तो यहाँ से x का मान कितना है 3, वो 3 की घात 3 लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस लगा दो, 3 फिर से x दिया है, x का मान 3 आ चुका है और ऊपर स्क्वायर लगाए, माइनस 5 और x का मान कितना है 3 प्लस का कितना है 2। अब इसको सॉल्व करिए, अब 3 की घात 4 कितना होगा, यानी 3 को हम 4 बार गुणा में लिखेंगे कितना आएगा, तो 81 मिलेगा। यहाँ से 3 की घात 3 कितना होता है 27 होता है, 27 का 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा 54 हो जाएगा बच्चों, प्लस 3 की घात 2 कितना 9 और 9 का 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 27, माइनस तो माइनस 5 दिया कितना होता है 15 और 2 का 2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब प्लस वाले नंबर को अलग से प्लस करिए, 81 27 और 2 को प्लस कर लीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 81 प्लस 27 प्लस 2, 1 7 8 10 कैरी आया 1 1 8 9 और 2 11, कितना आ गया 110। अब नेगेटिव वैल्यू को भी प्लस कर लीजिए, ये भी नेगेटिव वैल्यू है ये भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव वैल्यू आपस में प्लस हो जाएगी, माइनस 54 माइनस 15 9 6 तो माइनस 69 आ गया यहाँ से। यानी 110 में से कितना घटा लो भैया 69 घटा लो, तो यहाँ से 110 में से कितना घटाएंगे 69 घटा लेंगे, इस तरीके से 1 बचेगा, यहाँ से 4 बच जाएगा। तो जो शेषफल आएगा वो कितना आया, आंसर जो आया यहाँ से 41 आया, यानी इससे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में कितना आएगा 41 ही बचेगा। तो इस क्वेश्चन को जब भी आपके सामने क्वेश्चन आई, इस क्वेश्चन को मैंने 2 से 3 एग्जाम में देखा, ये फॉरेस्ट में आ गया, इससे पहले जो भी एग्जाम हुई थी पटवारी में देखा है किसी शिफ्ट में, ये क्वेश्चन अभी आबकारी हुई थी उसमें भी क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करिए, तरीका समझ लीजिए, जब भी आपके पास सवाल आए तो इसी तरीके से फॉलो करिए और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 25,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 30% दर का अर्धवार्षिक ब्याज और वार्षिक ब्याज में अंतर क्या है ना। क्वेश्चन ये भी फॉरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 25,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 30% की दर से अर्धवार्षिक ब्याज और वार्षिक ब्याज का अंतर पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। पहले तो हम इस क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, अर्धवार्षिक दर से ब्याज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि जो यदि रेट को कैसा कर ले अर्धवार्षिक दर से, किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पे करके। प्रिंसिपल अपने को दिया कितना दिया 25,000। जब हमें अर्धवार्षिक गणना करनी होती है बच्चा, तो हमें क्या करना होता है, एक तो हमें सवाल में दर देखे रहती है, दूसरा हमें समय दिया रहता है। तो जब भी हमें अर्धवार्षिक गणना दी रहती है तो हमें दर को 2 से डिवाइड करना है और समय को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से जो दर आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, इस दर को हम बोलेंगे अर्धवार्षिक दर। हमें वार्षिक दर क्वेश्चन में दे के रखी है, लेकिन हमने इस रेट को ही एडजस्ट कर दिया है और 2 से डिवाइड होने पर ये 15% आ गया है और 2 से समय को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 2। तो इसको बोलेंगे हम 15% अर्धवार्षिक दर, इसको बोलेंगे 2 अर्धवर्ष। अब जिस तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं 2 साल का, उस तरीके से यहाँ पे निकाल लीजिए। तो 25,000 का पहले साल कितना निकलेगा 15%, तो 25,000 का 15% निकाल लीजिए। तो 25,000 कितना निकालना है 15%, इस तरीके से
जीरो से जीरो कट हो जाएगी, 15 पंजे 75, कैरी आया 7, 15 दूना 30 और 7 37, 375 रुपये आया। कितना आया? 375 नहीं 3750। कितना आया? 3750। ये पहले साल का ब्याज। अब यही कि यही ब्याज किस पे मिलेगा? सेकेंड ईयर में मिलेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट होता है, जो पहले साल वाला इंटरेस्ट मिला था इसका भी हमें 15% ब्याज देना पड़ेगा। इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। जीरो से जीरो काट लीजिए आप लोग, 15 पंजे 75, हासिल आए 7, 15 सती 105, 105 और 7 112, कैरी आए 11, 15 तिया 45, 45 और 11 56, और नीचे 10 है तो यहाँ पे एक डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ से कितना इंटरेस्ट आ गया? 562.5। ठीक है, इन तीनों इंटरेस्ट को हम प्लस कर देंगे तो यहाँ से अपने को चक्रवृद्धि ब्याज कि पहले साल का 3750, दूसरे वर्ष का 3750, और जो ब्याज का ब्याज कितना मिला? 562.5। इसको भी 0.5, 2, 10 और 6 16, हासिल आए 1, 8 7 15 और 5 20, हासिल आए 2, 2 3 5 और 3 8, 8,62.5। ये जो आया है हमारा कौन सा इंटरेस्ट आया? चक्रवृद्धि ब्याज आया है। वो किस तरीके से आया है? अर्धवार्षिक तरीके से। अब हमें क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। किस रेट से? 30% की रेट से। देखो यहाँ निकाल के बताता हूँ मैं। ठीक है, ईयरली। तो 25,000 का क्या निकालेंगे? 30% की दर से एक साल का ब्याज। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है, लेकिन एक साल की कैलकुलेशन करेंगे तो जो सिंपल इंटरेस्ट वाली करते वैसे ही हो जाएगी। तो 25 का 3 में गुणा 75 और 2 जीरो लगा दो, 7,500। तो यदि हम वार्षिक गणना करें तो ब्याज बनेगा 7,500। यदि हम अर्धवार्षिक गणना करें इसी मूलधन पर, इसी रेट पर, इतने समय के लिए, तो ब्याज कितना बनेगा भैया? 8,062.5। तो उसने हमसे पूछा है कि अंतर कितना है, तो अंतर कैसे निकालेंगे? अंतर के लिए माइनस कर लीजिए, 8,062.5 में से माइनस कर लीजिए 7,500.5 आ जाएगा। 2 6 का 6 और यहाँ से कितना? 5 और यहाँ से 0, यानी 562.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी जो पूछा था अंतर वो कितना आया? 562.5 आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 5:3:5:7 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 10 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात 5:7:9 हो जाता है। तो बताइए आरंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? तो मैं बात करूं बच्चों कि शुरुआत में रेशो क्या था, यानी आरंभ में अनुपात क्या था अलग अलग स्कूलों का, तो क्वेश्चन में दिया है कि 3:5:7 के अनुपात में विद्यार्थी है। यानी इन सबको मैं जोड़ूं यदि रेशो में तो 8 और 7 15 रेशो बनेगा। यानी टोटल शुरुआत में कितने थे बच्चे? 15 अनुपात में थे। बाद में जब हमने सभी कक्षा में कितने कितने बढ़ा दिए? 10-10 बढ़ा दिए। तो ये रेशो बदल के कितना हो जाता है? तो ये रेशो बदल के 5:7:9 हो जाता है। ये क्वेश्चन में कहा है। अब देखिए आप लोग कि आरंभ में इस स्कूल में 3 रेशो था और यदि 10 विद्यार्थी इसमें जोड़े कितना रेशो हो गया भैया? 5 हो गया। यहाँ से कितना हो गया? 7 हो गया। यानी आपको इसमें कंपेयर ये करना है कि शुरुआत का रेशो और अब के रेशो में कितना बड़ा है। तो हमने यदि किसी क्लास में 10 स्टूडेंट जोड़े हैं तो रेशो कितना बढ़ रहा है? सभी क्लासेस में 2 से बढ़ रहा है। देख लीजिए आप कंपेयर करके, 2 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9। तो इस प्रकार क्वेश्चन में हमने नंबर तो सब में सेम प्लस किया ना, तो रेशो भी सेम नंबर तरीके से बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ से 2 रेशो का वैल्यू मिल जाएगा। यानी 2 रेशो का वैल्यू 10 है तो एक रेशो का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ से 1 अनुपात का वैल्यू प्राप्त हो गया कि 1 अनुपात बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। अब हमसे पूछा है आरंभ में कुल संख्या बताओ। तो भैया आरंभ में कुल संख्या कितनी थी? रेशो में 15 थी और एक रेशो का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। तो बस हमें 15 से 5 का मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा? 75। बस यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 75। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये समीकरण दिया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है बच्चों, और इसकी जगह क्या आएगा? बहुत ही आसान सवाल होता है। इस सवाल को देखो किस तरीके से करते हैं। 450 लिखा है, 450 लिख दीजिए। का मतलब मल्टीप्लाई। 38 लिखा है, प्रतिशत बटे में 100 हो जाएगा। प्लस लगा है, प्लस लगा दो। 150 लिखा है, का 28%, 28% मतलब बटे में 100। माइनस 260 का 45%, यानी 45 के बटे में भी कितना? 100। यहाँ पे 600 का मतलब मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क परसेंट, तो परसेंट मतलब क्वेश्चन मार्क के बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। 0 से 0 काट देंगे,
45 को 5 की टेबल से 9 बार कट जाएगा, 10 5 की टेबल से 2 बार कट जाएगा, और 2 जो कटेगा 19 बार 38 को काट देगा। 19 नंबर कितना होता है? 171। आगे चलते हैं। 50 के पाड़े में 150 3 बार में, और 100 कितनी बार में? 2 बार में, और 2 के पाड़े से 28 कितनी बार में? 14, और 14 तो कितना आ गया बच्चों? 42। माइनस 0 से 0 कट हो जाएगा। 5 की टेबल से 9 बार में, 5 की टेबल से 2 बार में, 2 की टेबल से कितने? 13 बार में, और 13 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 13 9 में 117 होगा। 0 से 0, 0 से 0, तो यहाँ से कितना आ गया? 6 इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करते हैं, तो यहाँ से 2 7 4 11, 1 और 1 212, और 117 घटा देंगे हम लोग ना। ठीक है, 7 5 12 9 95 आ गए यहाँ से, 7 5 12, तो यहाँ से 95, और 95 और बट्टे में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 213 आएगा, यहाँ 96 आएगा। ठीक है, 6 से डिवाइड कर दो, 6 कम 6, और यहाँ से 3 बचेगा, और 6 6 36, यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा बच्चों कितना आएगा? 16 आएगा। ये 6 क्वेश्चन मार्क के मल्टीप्लाई में, तो इधर जब आएगा ना तो डिवाइड में चले जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर कितना आएगा? 16 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 8,880 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। यानी क्वेश्चन में हमें दिया दोनों जो वस्तु है उन दोनों का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर है। एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 22% लाभ लेता है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है, यानी टोटल उसका बताना है कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने परसेंट की हानि हुई। यानी उसने 2 ट्रांजेक्शन किए है ना, एक ट्रांजेक्शन पे उसको प्रॉफिट हुआ, दूसरे सौदे पे उसको लॉस हुआ, और दोनों को जो बेचा वो बेचने का प्राइस भी सेम है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि मेरे पास 2 वस्तु हैं, एक वस्तु ए, एक वस्तु बी। यहाँ पे उस वस्तु का लागत मूल्य यानी उसका क्रय मूल्य कितना है, दूसरी वस्तु की बात करूँ तो उसे बेचा कितने में, वो लिख लेंगे यहाँ पे। तो पहले वस्तु ए की बात करते हैं। कितना दिया उसने? 22% के लाभ पर, यानी वस्तु ए की कीमत यदि मैं 100 मान लूँ तो 22 के लाभ पे यानी मैं उसे बेचना कितने में पड़ेगा? 122 में। अब इसे रेशो बना लेते हैं, तो रेशो में 2 से कट के 50 बार, और 2 से कट के कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। यानी पहली वस्तु की कीमत यदि मेरे पास 50 थी तो मैंने 22% लाभ लिया, यानी मैंने उसे बेचा कितने में? 61 रुपये में। ठीक है, अब दूसरी वस्तु की बात करते हैं। दूसरी वस्तु कितने की? 20% की हानि, यानी वस्तु यदि मैंने 100 में खरीदी तो 20 की हानि, यानी वो वस्तु मैंने कितने में बेची थी? 80 में। वापस से रेशो बनाता हूँ, 20 से 5 बार कटेगा, 20 से 4 बार कटेगा, यानी मेरी वस्तु मैंने 5 में खरीदी तो बेची कितने में मैंने? उसको 4 में, ताकि मेरे को 20 का नुकसान हो जाए। अब लेकिन क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको दोनों का रेशो विक्रय मूल्य का वो अलग अलग आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का जो विक्रय मूल्य का अनुपात है ना, ये बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसमें 4 से गुणा करेंगे, इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 61 से। यहाँ पे भी किससे? 61 से गुणा करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, यानी 200 आ गया पहली वस्तु का कीमत। 5 एकम 5, 5 6 30। दूसरी वस्तु का कीमत कितना आ गया बेटा? 305 आ गया। अब यहाँ से विक्रय मूल्य की बात करते हैं तो 4 एकम 4, 4 6 24, 244 पहली वस्तु का, तो 244 दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये रही कीमत। अब टोटल बात करते हैं कितना हो गया लागत मूल्य दोनों वस्तु का, तो आप बोलोगे सर 300 और 505 रुपये, और दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो गया है? तो आप कहोगे 488 रुपये। यानी पूरे सौदे की बात करूं तो पूरे सौदे में मेरी लागत कितनी थी? 505 रुपये थी, और उस लागत से मैंने दोनों पे बेचा कितना? 488, यानी कि मेरे को इस पर हानि हो गई है ना। 505 की लागत थी और मेरे को मिला कितना? 488 मिला, तो मेरे को क्या हो गई है? हानि हो गई है। जब हानि होगी तो हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे हम लोग। तो हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं? हानि के बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। तो हमारी हानि कितनी? पहले तो 505 में से हम कितना घटाएंगे? 488 घटाएंगे, तो कितना मिलेगा? 17। यानी 17 रेशो की हमें क्या हो गई? हानि। तो ये हानि को कहाँ लिखेंगे? प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ऊपर। अब हानि की गणना किस पे होती है? हमेशा लागत कीमत पर होती है। तो लागत कीमत कितनी रही? 505 रही, इंटू में मल्टीप्लाई में कितना आएगा? 100 आ जाएगा। 5 के पारे से ये कटेगा कितनी बार? 5 एकम 5, 101 बार में कितनी बार कट गया? 20 बार कट गया। मल्टीप्लाई 17 2 34,
और यहाँ से कितना आ गया 101। अब 101 से काटेंगे तो पहले 3 बार पहाड़ा बोलेंगे, 3 बार में कितना आएगा 303 आएगा। कितना बचेगा यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ लगा देंगे दशमलव और यहाँ लगा देंगे 0। अब कितनी बार भाग जाएगा 3 बार जाएगा। लगभग देखना है अपने को, तो 3.3 आंसर दिख रहा है, यानी 3.3 की हानि ढूंढना अपने को सवाल में। तो यहाँ 3.4 लिखी हानि, बाकी सारे ऑप्शन अलग अलग है, ये तो लाभ है, ये भी लाभ है। तो 3.6 की हानि नहीं, हमें 3.3 की हानि लगभग में हो रही, यानी हम आंसर लगा देंगे 3.4% की हानि। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक हेयर ऑयल के मूल्य में 5% कमी होती है और एक परिवार में हेयर ऑयल की खपत में 10% की वृद्धि होती है, तो परिवार द्वारा ऑयल के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक कॉन्सेप्ट, सीधे सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है कि यदि मूल्य का मल्टीप्लाई खपत में करते हैं, ठीक है, तो जो रिजल्ट आता है उसे बोलते हैं खर्च। यानी कि मान लो कोई वस्तु का कंजप्शन कर रहे हैं, उसकी प्राइस क्या है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो खर्च आएगा। जैसे मान लीजिए कि आप 30 रुपये किलो गेहूं का प्राइस है, आप 10 किलो खाते हो तो ये प्राइस कितना आ जाएगा 300, ये खर्च आ जाएगा आपका गेहूं के ऊपर। इसी तरीके से सवाल दिया है। अब मैं आपको इस सवाल को समझाता हूँ। देखो इस सवाल में हम बात करते हैं, मूल्य में कितने की वृद्धि कमी आ गई, 5% की कमी बोल रहा है मूल्य में। तो मूल्य की बात करते हैं 5% की कमी। अब 5% को यदि मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 5/100 लिखूंगा, और काटने पे बनेगा 1/20। यानी यदि पहले मेरा प्राइस 20 था तो अब उसमें कितने की कमी आएगी बच्चों, 1 की कमी आएगी, है ना। तो मैं पहले लिखता हूँ और मैं आप कहाँ वर्तमान की बात करता हूँ। तो पहले मेरी वस्तु का कीमत हुआ करता था कितना 20, अब मेरी वस्तु पे कितने की कमी होगी, 1 की कमी, यानी अब प्राइस कितना होगा 19। अब खपत की बात करते हैं, यानी कितना कंजप्शन, तो उसने लिखा है खपत में कितने की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है। अब 10% की मैं भिन्न बनाऊंगा तो मिलेगी मेरे को 1/10, यानी पहले मेरी खपत कितनी होती थी 10, तो अब मेरी खपत 1 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहले मेरी खपत कितनी थी बच्चों 10 थी, अब मेरी 1 बढ़ के कितनी हो गई 11 हो गई। तो पहले मेरा खर्चा कितना था, तो 20 मूल्य था, 10 खपत थी, यानी 200 था। अब मेरा कितना हो गया, मूल्य 19 हुआ है लेकिन खपत कितनी हो गई 11 हो गई। मल्टीप्लाई करेंगे 11 9 99, कैरिया 1, 11 और 9 कितना 20, यानी अब मेरा खर्चा कितना आ रहा है 209। ठीक है, तो उसने पूछा है प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो पहले देखो, पहले कितना खर्चा था भैया 200 था, अब कितना हो रहा है 209, यानी सीधी सी बात है कि खर्च में वृद्धि आएगी। जो भी हमारा आंसर आएगा वो आएगा खर्च प्रतिशत वृद्धि आएगी। अब वो ज्ञात करना हमें कि कितने प्रतिशत की वृद्धि आ गई। तो भैया देखो 200 पे कितने की बढ़ रही है, 9 की वृद्धि है। कितने की वृद्धि है 9 की, तो 200 पे कितने की 9 की, तो 9 ऊपर आएगा 200 नीचे आएगा और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बच्चों 100 आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए और 9/2, यानी 9/2 को हम आगे और डिवाइड करेंगे तो 9 का आधा कितना होता 4.5, यानी इसका आंसर कितना आएगा 4.5%। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। देखो यहाँ पे प्रेजेंट एज दी है ना, दोनों की वर्तमान उम्र कितना दिया है 5:8, और 8 वर्ष बाद यानी दोनों की उम्र 8 से बढ़ती है तो अनुपात कितना होता है 2:3 होता है। ठीक है, तो क्यू की वर्तमान एज, यदि इस क्वेश्चन को यदि एक्स से करूँ तो मैं इस तरीके से करूँगा कि पी की एज कितनी है 5x है और क्यू की एज कितनी है 8x है। अब जैसा कि उसने बोला 8 साल बाद यानी उनकी उम्र 8 से बढ़ेगी तो उनकी एज भी बढ़ेगी, तो यहाँ पे दोनों में 8 जोड़ दिया। इनके बाद जब इनका रेशो बना तो रेशो कितना बना 2:3, तो इस तरीके से यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। अब 3 से इधर गुणा कर लो, तो 3 से गुणा करेंगे 5 से कितना हो गया 15x हो गया, और 8 का 3 में गुणा कितना हुआ 24 हुआ। इसी तरीके से 2 का इधर गुणा होगा तो कितना होगा 8 2 16, और यहाँ से 8 2 16। एक तरफ x कर लो, एक तरफ नंबर कर लीजिए, तो 16x में से 15x घटा लो बच्चों कितना आएगा x आएगा, और 24 में से कितना 16 घटा लो कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब उसने पूछा क्या है, तो q की वर्तमान उम्र कितनी, q की वर्तमान उम्र कितनी ली थी हमने 8x ली थी, क्योंकि वर्तमान उम्र कितनी ली थी अपन ने 8x ली थी, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आया बच्चों, यहाँ से x का वैल्यू कितना आया 8 आया, तो 8 का 8 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 64 आएगा। इस तरीके से यहाँ से q की एज मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी यहाँ से हमको 64 वर्ष मिल जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है p की एज, यहाँ पे q की एज, जिसको बोलते हैं रेशो मेथड। ठीक है, और यहाँ पे दोनों का अंतर लेंगे, क्योंकि एज की बात करें तो डिफरेंस हमेशा सेम होता है। यहाँ पे प्रेजेंट की बात करें,
ठीक है। तो रेशो क्या दिया दोनों का 5:8 और इनका डिफरेंस कितना होगा 3 का। अब 8 साल बाद इनका रेशो क्या हो गया 2:3 हो गया, यानी अंतर कितने का आया 1 का आया। तो एज में डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, चाहे वर्तमान की बात हो चाहे बाद की बात हो, तो डिफरेंस को हमें सेम करना है। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ से रेशो जो होगा वो सही हो जाएगा। यहाँ से कितना हो गया 6 रेशो, जैसे कितना हो गया 9 रेशो। लेकिन ये रेशो बढ़ा कैसे 5 से 6 कैसे हुआ, जब इसकी एज 8 से बढ़ी, यानी एक रेशो का वैल्यू कितना हुआ 8 वर्ष हुआ। तो पूछी किसकी एज है क्यू की, तो क्यू की एज का रेशो कितना था 8 और 1 रेशो 8, तो 8 रेशो कितना होगा 64 हो जाएगा। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। देखो वो बोल रहा है कि एक वस्तु है उसे 5% की हानि, तो पहले मैं बात करता हूँ वस्तु का लागत मूल्य कितना मान लेता हूँ बच्चों 100 मान लेता हूँ। अब इसे मैं 5 की हानि पे बेचूंगा तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा ना, कि 100 की वस्तु है 5 की हानि यानी 5 का नुकसान, यानी 95 में बेचना पड़ेगा ना उसको, यहाँ से 5 की हानि। अब बोल रहा है यदि इसके बदले वो 5 के लाभ पे बेचे, यानी 5% के लाभ पे बेचे, यानी अब उसका विक्रय मूल्य कितना, वस्तु तो 100 की है, इस पर कोई परिवर्तन का बोल नहीं रहा है। अब 5 के लॉस के बदले 5 के प्रॉफिट पे बेचना है, तो 100 की पे 5 कमाएगा, कितने में बेचेगा 105 में बेचेगा। यानी पहले उसका प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितना था बेटा 95%, और अब उसका प्राइस कितना आ रहा है 105%। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो 5 रुपये अधिक में बेच रहा है। क्या कर रहा है 5 रुपये अधिक में बेच रहा है। तो प्रतिशत में कितने अधिक में बेच रहा है, तो आप बोलो पहले 95 में अब 105 में, यानी प्रतिशत में कितने अधिक में बेच रहा है 10% में बेच रहा है, और रुपये में कितने अधिक में 5 रुपये में। तो यहाँ से क्या हुआ 5 रुपये जो है ये 10% के बराबर है। और पूछा क्या है लागत यानी 100 पूछा है, तो इंटू 100 कर दो, 0 से 0, और 10 का 5 से गुणा कितना होता है 50 होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस वस्तु का लागत कीमत कितना होगा बच्चों 50 रुपये होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये, आनंद अकेले 45 दिन में एक काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि आनंद एक काम को कितने दिन में कर सकता है 45 दिन में कर सकता है। ये 45 दिन लिख लिए मैंने यहाँ पे। आगे क्या बोल रहा है, लेकिन बहुगुणा, एक और नाम है यहाँ पे, एक व्यक्ति कौन है बहुगुणा, अकेले उसी काम को आनंद से 5 दिन कम में करता है। यानी आनंद 45 दिन ले रहा है, तो जो बहुगुणा को उससे 5 दिन कम लेगा, यानी बहुगुणा कितने दिन लेगा बच्चों, बहुगुणा लेगा 40 दिन लेगा। ठीक है, तो इतनी सी जानकारी से यहाँ से टोटल काम निकालेंगे और इफिशिएंसी निकाल लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 360 होगा। 45 से काट लो इसको, 40 से काट लो, तो 40 से कितनी बार 9 बार में, 45 से कितनी बार में 8 बार में कटेगा। यानी आनंद की इफिशिएंसी कितनी आ गई है 8, और बहुगुणा की इफिशिएंसी कितनी आ गई 9। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आनंद और बहुगुणा साथ में काम करना शुरू करते हैं, यानी हम बात करें किसकी, आनंद और बहुगुणा की। तो इन्होंने काम शुरू साथ में किया था, आनंद और बहुगुणा दोनों ने। ठीक है, अब कितना काम किया, कितने दिन तक साथ में किया, ये इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं यहाँ पे। और कुछ दिन बाद क्या कर दिया, छोड़ दिया। किसने छोड़ा, बहुगुणा ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया। और आनंद ने शेष काम को 56 दिनों में अपनी आधी क्षमता से पूरा किया। ठीक है, अब यहाँ पे इस लाइन को ध्यान से पढ़ना कि शेष काम को किसने, आनंद ने, है ना, 56 दिनों में करा। कितने दिनों में करा 56 दिनों में। आनंद की बात करता हूँ, बहुगुणा चले गया, अब बचा काम आनंद कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है 56 दिन में कर रहा है। ठीक है, और कितनी क्षमता से कर रहा है, आधी, यानी उसकी पूरी क्षमता कितनी बच्चों 8 है, तो आधी कितनी होगी 4 होगी। ठीक है, तो 4 की क्षमता से 56 दिनों में कितना काम किया है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौक 24, 5 चौक 20 और 2 22, यानी उसने कितना काम किया 224 काम किया। कब, बहुगुणा के छोड़ने के बाद में। तो टोटल काम कितना था बच्चों 360 था, और अकेले उसने कितना किया 224। तो बहुगुणा के साथ कितना किया वो आ जाएगा यहाँ से 6, 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा 136 काम किया। किसके साथ, आनंद और बहुगुणा ने। तो यहाँ से 136 काम किया। अब किस काम से किया, किस रेट से किया, 8 और 9 की रेट से। तो दोनों की रेट जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 17, और 17 के पाड़े से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 8 बार में। तो इस तरीके से आनंद ने और बहुगुणा ने शुरू में कितने दिन काम किया, 8 दिन साथ में काम किया था। तो उन्होंने यही पूछा कि उन्होंने एक साथ बहुगुणा के कितना काम किया, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा बच्चों 8 दिन आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.8, 3.6 और 7.2 का
महत्तम समावर्तक ज्ञात कर, यानी HCF ज्ञात करना आपको, ठीक है, HCF ज्ञात करना किसका, 1.8, 3.6 और 7.2 का। अब बच्चों सबसे पहले जब भी आपके पास दशमलव में नंबर हो उनका HCF पुल है, तो सबसे पहले देखो कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे भी अंक है। ये सभी जो नंबर दशमलव वाले उनके बाद अंकों की संख्या समान है। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इसमें कोई दशमलव नहीं लगा, इसे 18 पढ़ लेंगे, इसे क्या पढ़ लेंगे 36 पढ़ लेंगे, इसे क्या पढ़ लेंगे भैया 72 पढ़ लेंगे। अब 18, 36 और 72 का आप अलग से HCF निकाल लो। तो इसका अलग से 9 बार 2 से डिवाइड, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 बार, फिर 3 से 1 बार। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 18 बार, फिर ये 2 से 9 बार, फिर ये 3 बार और ये 3 बार 1 बार। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से कितनी बार 36 बार, 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, फिर 3 से 1 बार। अब जो भी नंबर कॉमन दिख रहा है वो देख लो, ये कॉमन, ये 2 कॉमन हो गए यहाँ से, फिर 3 कॉमन दिख रहा है, हाँ यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, फिर 3 है। इसके बाद फिर 3 कॉमन दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी फिर से 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे जो जितनी बार कॉमन होगा सभी में वो निकाल लीजिए। 2 का गुणा 3 से 6, 6 का गुणा 3 से कितना होगा 18 होगा, यानी इन नंबर का HCF कितना आ गया 18 आ गया। लेकिन ये नंबर कौन से थे 18, 36 और 72। तो जो HCF आया 18 है ना, उसमें भी है ना, देखो नंबर में एक दशमलव के बाद एक डिजिट है सब में, तो जो HCF आया उसमें भी एक डिजिट के पहले दशमलव ले लो। तो एक अंक गिनो इधर से 1 और यहाँ पे क्या ले लो दशमलव। जो आंसर आएगा बेटा क्या आएगा वो 1.8 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक आदमी ने 25% के लाभ पर प्रत्येक को बेचने के इरादे से एक निश्चित मूल्य पर 100 आम खरीदे, लेकिन 20 आम खराब हो गए। यदि उसने शेष आम को अपेक्षित मूल्य पर बेचा तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक आदमी है ना 100 आम खरीदता है, ठीक है, किसी भी कीमत पर खरीदता है। आप उसका कीमत क्वेश्चन में दिया नहीं है तो कुछ भी सपोज कर सकते हो, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो राशि आ जाएगी, यानी अमाउंट कितना खर्च हुआ आम पर। तो अब आमों की संख्या तो सवाल में दी है, कितने आम खरीद रहे हैं आप लोग 100 आम खरीद रहे हो, लेकिन यहाँ से एक आम का कीमत सवाल में नहीं दिया, आप कुछ भी सपोज कर लो। तो मैंने सपोज कर लिया कि एक आम का कीमत 100 रुपये है, तो 100 आम का कीमत कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, यानी ये 100 आम की टोटल लागत आ गई। ठीक है, अब बात क्या कर रहा है आगे, वो बोल रहा है कि 20 आम खराब हो गए। ठीक है, चलो 20 आम खराब हो गए। अब कितने आम बचे, आप बोलोगे सर पहले 100 आम थे 20 खराब, यानी 80 आम ही बचे। अब उसने क्या बोला है कि जो कीमत है उसका कितना लाभ लेना चाहता है वो 25% लाभ, यानी एक आम की कीमत कितनी है 100 रुपये है। अब उस पर कितने का लाभ लेना है 25% का, यानी 100 का 25% कितना होगा 25 ही होगा, यानी पहले कीमत कितनी थी आम की 100 थी, अब 25 का वो लाभ लेगा। तो एक आम कितने में बेचेगा 125 में बेचेगा, यहाँ से 125 में, तो 80 आम को 125 के रेट से बेचेगा तो कितना आएगा, कितना यहाँ से आ जाएगा कीमत, यहाँ से भी कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। यानी पहले खरीदी तब उसकी लागत कितनी थी यहाँ पे 10,000, और बेचने से भी कितनी मिल रही है 10,000 मिल रही है, यानी यहाँ से ना तो उसको लाभ मिल रहा है ना तो यहाँ से हानि मिल रही है। यहाँ पे यहाँ आंसर क्या आएगा हमारा 0% आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन थे MP फॉरेस्ट 2023 के क्वेश्चन थे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और यकीन रखिए आने वाला जो कांस्टेबल एग्ज़ाम है उसमें भी यही लेवल रहने वाला है। तो मैं आपके लिए पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ MP फॉरेस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें यदि आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू।